तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी। और दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने संघट्ट सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसको दो वैज्ञानिकों ने दिया था, विलियम लेविस और मैक्स ट्राउड्ज नाम के वैज्ञानिकों ने जिसको दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं ताप गुणांक से। तो ताप गुणांक के बारे में पढ़ते हैं। ताप गुणांक इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ताप गुणांक। तो आज का हमारा टॉपिक है ताप गुणांक। अब ये होता क्या है, पेपर में कई बार इसकी डेफिनेशन आ चुकी है कि ताप गुणांक क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं। एक बात दोस्तों आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है, पूर्व वेग का दुगुना हो जाता है। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग पूर्व वेग का दोगुना हो जाता है। तुम्हें ये बात तो पहले से ही पता है कि ताप अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। तो इस बात से स्टार्ट करता हूँ। 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर, यह बात हम जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप सुन लो। 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है या 2 गुना हो जाता है। जैसे मैं कहूं, इस समय मान लो अभिक्रिया का वेग है 4 और आपने 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया अभिक्रिया के लिए, तो वेग हो जाएगा 8। ठीक है। अच्छा, जब 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है, तो K भी दुगुना हो जाता है उस अभिक्रिया का। K मतलब दर नियतांक। क्योंकि हमें पता है जैसे कोई भी अभिक्रिया है उसका दर नियम इस तरह का होता है, R बराबर K A की पावर N1 और B की पावर N2। ठीक है। जब आप ताप बढ़ा रहे हो उस समय ये दोनों कांस्टेंट हैं, केवल ताप बढ़ा रहे हो, मतलब क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता में कोई परिवर्तन आप नहीं कर रहे हो। जब आप ताप बढ़ा रहे हो तो वेग दोगुना हुआ तो K भी दोगुना हो जाएगा। ये भी याद रखें। ये बात तो हमारे याद रहती है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। तो ये भी याद रखें, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर नियतांक K भी दोगुना हो जाता है। तो ये भी बात आप याद करें। तो मैं इसको नोट लगा करके स्टार लगा के फिर लिख देता हूं। 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर के का मतलब समझ गए, दर नियतांक भी दोगुना हो जाता है। ये भी दोगुना हो जाता है। जब वेग दोगुना होगा तो के भी दोगुना हो जाता है। सही है। क्योंकि मैं लिख देता हूं हिंट के लिए, R समानुपाती होता है किसके, K के। जब वेग दोगुना होगा तो K भी दोगुना हो जाएगा। R समानुपाती K क्यों है? क्योंकि सांद्रताएं जो होती हैं बाद में लिखी हुई वो तो कांस्टेंट होती हैं। भाई सांद्रता में चेंज थोड़ी कर रहे हो, तो सांद्रता क्रिया कारकों की वो तो कांस्टेंट होंगी। तो जब आप वेग दोगुना होगा तो K भी दोगुना हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब बात आई कि साहब आप तो ताप गुणांक के बारे में पढ़ाइए कि ताप गुणांक क्या है। देखो, ताप गुणांक 2 दर नियतांकों का अनुपात है। मान लो एक दर नियतांक ये है और एक दर नियतांक ये है। ढंग से देखना। तो ताप गुणांक क्या है? 2 दर नियतांकों का अनुपात है। एक दर नियतांक ये है K और एक दर नियतांक ये K। ये 2 दर नियतांकों का अनुपात है जिनके मध्य 10 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर है। मतलब
ये दर नियतांक जो है किसी अभिक्रिया का, मान लो ये T टेम्परेचर पर है, ये कितने टेम्परेचर पर? T टेम्परेचर पर किसी अभिक्रिया का दर नियतांक है। और ये टेम्परेचर जब 10 डिग्री बढ़ा दिया गया है T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये दर नियतांक है। मतलब ये दो दर नियतांक हैं, पर ये दो दर नियतांक कब कब है? 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर। जैसे मान लो ये 100 डिग्री टेम्परेचर पर दर नियतांक है, तो ये है उस अभिक्रिया का 110 पर, 100 प्लस 10। अच्छा, मुझे बताओ इन दोनों का अनुपात कितना आएगा? समझदार स्टूडेंट कह देते हैं तुरंत 2। क्यों? क्योंकि जब ताप का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस का है, तो ये ऊपर वाला के नीचे वाले के का डबल होगा, दुगना होगा। हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर, ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया है, इसका टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर T है तो यहाँ T प्लस 10 है। हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर के भी दोगुना हो जाता है। तो देखो दोस्तों, दिमाग से सोचो, ये ऊपर वाला के नीचे वाले के का डबल नहीं होगा क्या? तो आंसर 2 ही आएगा। और ये ही ताप गुणांक है जिसका सिंबल है म्यू। तो ताप गुणांक क्या है अब आप समझ गए होंगे। ताप गुणांक का मान कितना होता है? 2 होता है। और ताप गुणांक होता क्या है? ताप नियतांक दो दर नियतांकों का अनुपात है जिनके ताप में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। जिनके ताप में कितने का अंतर हो? 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। तो आप बात को समझ लो खूब ढंग से। ये दो देखो, फिर समझ लो, क्लियर कर लो, रटो नहीं, हर चीज को समझो। ये मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुणांक है, ये फिर 110 पर ताप गुणांक है। अब जब 110 पर है और ये 100 पर है, तो इसका मान ऊपर वाले का डबल आएगा ना, क्योंकि ताप का अंतर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस का। ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की गई है इसके और इसके में, तो ये के दुगना हो जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है। तो आप दर नियतांक को, दर गुणांक को परिभाषित कर सकते हो। हम कह सकते हैं कि ताप गुणांक को परिभाषित कर सकते हो कि ताप गुणांक क्या है? ताप गुणांक दो दर नियतांकों का अनुपात है, दो दर नियतांकों का अनुपात है जिनके मध्य ताप का अंतर कितना है? जिनका मध्य ताप का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? तो ताप गुणांक दो दर नियतांकों का अनुपात है जिनके मध्य ताप का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस है। म्यू किसको प्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर ताप गुणांक को। तो ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, कोई कठिन नहीं है। तो इसको याद रखें, पेपर में ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ताप गुणांक क्या होता है। आपको डेफिनेशन लिखनी है, इस तरह से समझाना है। ठीक है? तो आप एक बात समझ गए होंगे कि ताप अभिक्रिया के वेग को भी प्रभावित करता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और के भी बढ़ता है। तो ताप के को भी प्रभावित करता है, दर नियतांक को भी प्रभावित करता है। इसे फटाफट वीडियो को पॉज करके दोस्तों नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक, हाँ तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं आर्रहनीयस समीकरण की। आर्रहनीयस समीकरण, आर्रहनीयस इक्वेशन की बात करते हैं, आर्रहनीयस समीकरण की बात करते हैं। आर्रहनीयस इक्वेशन। हाँ तो भाई आर्रहनीयस समीकरण क्या है? देखो आर्रहनीयस ने एक समीकरण दी थी जो दर नियतांक व सक्रियण ऊर्जा ध्यान है ना, पहले बताई थी। सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा है, वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा है जिससे क्रियाकारक अणु अभिक्रिया में भाग ले सकें।
मतलब क्रियाकारक अणु है ये, इसको आवश्यक वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जिससे वह अभिक्रिया में भाग ले सके। तो आर्यनीय समीकरण जो है वह के और सक्रियण ऊर्जा के मतलब दर नियतांक और सक्रियण ऊर्जा में संबंध बताती है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। यह समीकरण आर्यनीय समीकरण के दर नियतांक व सक्रियण ऊर्जा, शॉर्ट में लिख रहा हूं एक्टिवेशन एनर्जी, के मध्य संबंध समझाती है, के मध्य संबंध बताती है। अब आर्यनीय समीकरण है क्या, वो ये रही, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये पावर में है पूरा, ये आर्यनीय समीकरण है। के बराबर ए ई माइनस ई अपॉन आर टी, क्लियर कर लो। के जो है ये दर नियतांक है, यहां पर मैं बगल में लिख देता हूं, के बराबर दर नियतांक है, के दर नियतांक है। ए जो है ये आर्यनीय नियतांक है, आर्यनीय नियतांक है। इसको कई नामों से भी जानते हैं, इसको पूर्व चर घातांकी नियतांक या गुणांक भी कहते हैं, पूर्व चर घातांकी गुणांक। ये चर घातांक मान ही तो है, इसके पूर्व लगा हुआ है ये, इसे पूर्व चर घातांकी गुणांक भी कहते हैं। और इसमें ये आप जानते ही हो, ये जो है ये सक्रियण ऊर्जा है, ये प्रायोगिक रूप से समीकरण तैयार की गई है, प्रयोगों से ये निकाली गई है, अतः इसका कोई डेरिवेशन है नहीं, तो आप डायरेक्ट याद रखें। ये यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा है, आर दर नियतांक, आर सार्वत्रिक नियतांक है, मतलब एक नियतांक ही है ये भी, और इसका मान जो है उसका मान यहाँ पर 8.314 काम में लेना है आपको, मात्रक की कोई जरूरत नहीं है, पर डायरेक्ट मान याद रखें। या तो आर का मान दे देता है, नहीं देता है तो आप ये याद रखें 8.314। एक ऐसा ही, दोनों अलग अलग हैं, एक ऐसा ही नियतांक आर पहले भी आया था, वो आया था पाई बराबर CRT चैप्टर नंबर 2 में है, परासरण दाब में पाई बराबर CRT, वो अलग था, उसका मान था 0.082, वो भी एक नियतांक ही था, पर उसका मान था 0.082 और इसका मान है 8.314, ठीक है। और T टेम्परेचर है, ताप, और ताप हमें केमिस्ट्री में केल्विन में काम में लेना है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं मैंने सब लिख दी हैं। के जो है यहाँ पर दर नियतांक है, ए आर्यनीय नियतांक या पूर्व चर घातांकी घटक गुणांक कुछ भी बोल लो, ये सक्रियण ऊर्जा है, आर सार्वत्रिक नियतांक है, टी टेम्परेचर है। तो ये जो समीकरण है आर्यनीय समीकरण, ये के व ये के मध्य हमें संबंध को बताती है। तो पहले आप आर्यनीय समीकरण हेडिंग डाल करके दोस्तों, आप यहाँ तक कोई समझने की कोई खास बात है ही नहीं, यहाँ तक आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए जिससे हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट। अब आगे देखिए, अब इस आर्यनीय समीकरण का हम लॉग लेते हैं, ठीक है। तो आगे करते हैं, यहां तक आपने कर ही लिया, ये आर्यनीय समीकरण आपके पास लगी हुई है। तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और हम जो ये आर्यनीय समीकरण आपको दी गई है इसका लॉग लेते हैं। तो अपनी हेडिंग आई लॉग लेने पर, लॉग बेस ही लगा रहा हूं मैं, ढंग से देख लेना, 10 नहीं लगा रहा हूं। लॉग लेने पर इस समीकरण का लॉग ले रहा है, ठीक है। तो इस समीकरण का जब आप लॉग लोगे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखें, इस समीकरण का जब आप लॉग लोगे तो ये ऐसी हो जाएगी, लॉग ई के बराबर इधर क्या आएगा,
लॉग ई कोष्टक में क्या आएगा, ए ई की पावर थी माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये ई की पावर में है पूरा। तो मैं समीकरण ये थी अपनी के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, मैंने इसका लॉग ले लिया। जब दोस्तों मैं लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया फॉर्मूला लॉग एम इंटू लॉग एन का, और लॉग एम इंटू एन खुलता है लॉग एम प्लस लॉग एन में। तो हम इसको आगे खोल देते हैं, यहाँ तो आएगा लॉग ई के बराबर, ये खुल जाएगा लॉग ई ए लॉग एम प्लस लॉग एन, ई की पावर कौन आएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये लॉग एम प्लस लॉग एन में खुल गया है। अब आपको पता ही है ये बन गया लॉग एम की पावर एन। तो एम की पावर एन किस में खुलता है, एन लॉग एम में, मतलब ये आगे आ जाएगा। तो इसको आगे फिर कैलकुलेट कर देते हैं, लॉग ई के बराबर लॉग ई ए, एम की पावर एन है तो ये माइनस ई ए अपॉन आर टी आगे आएगा, तो क्या बचेगा माइनस ई ए अपॉन आर टी, और पीछे क्या बचेगा लॉग ई ई। जब आधार और मूल संख्या दोनों समान हो तो उसका मान कितना हो जाता है 1, तो इसको हटा करके हम 1 रख देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये समीकरण बचेगी लॉग ई के बराबर लॉग ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर, क्योंकि इसका मान हो गया 1। अब एक काम करते हैं, इसको ई को हटा करके 10 करते हैं, और आपको मैं कई बार बता चुका हूं जब बेस ई को हटा करके 10 करते हैं तो दोस्तों 2.303 का गुणा करते हैं। तो इसमें 2.303 का गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा ये लॉग 10 के, बेस हट गया ई, यहाँ भी हटा देते हैं तो यहाँ इस संख्या में भी 2.303 का गुणा हो जाएगा और लॉग 10 ए, और इधर ये वापस है ही है माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब एक काम करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसमें से 2.303 का कॉमन ले लेते हैं, जिससे इधर का 2.303 इधर के 2.303 को काट दे। जब आप 2.303 को इधर से कॉमन लोगे तो इधर नीचे 2.303 आएगा, नहीं आएगा क्या भाई, कॉमन खींच रहा हूं मैं तो इसमें से 2.303 निकल गया, पर यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ 2.303 कॉमन खींचने के लिए नीचे 2.3, अरे यार ऊपर 2.303 बटे 2.303 मान सकते हो ना आप। जब 2.303 खींचोगे तो नीचे ही तो बचेगा। तो जब अपन 2.303 को कॉमन लेकर के काटते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.303 लॉग 10 के, इधर से ले लिया मैंने 2.303 कॉमन, तो क्या बचा लॉग 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये इधर कॉमन बचा। क्लियर है ना। अब ये कट जाएगा, और ये जब कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, मैं आगे इधर कर रहा हूं, जब ये कट जाएगा तो हमें क्या बचेगा, हमको बचेगा log 10 के बराबर, log 10 के बराबर, ये कट गया, log 10 a, ये बचा, log 10 a बचा, और माइनस में क्या बचा, माइनस में बचा ई ए अपॉन 2.303 आर और टी, ये बचा। देख लो क्या बचा, log 10 के बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303। तो आर्नियस की समीकरण को log लिया अपन ने, ये मान आया। जब मैंने आर्नियस समीकरण का log लिया और मैं उसको सोल्व करता चला गया तो ये मिल गया हमें। अब इस समीकरण से एक ग्राफ बन सकता है।
और ये ग्राफ पेपर में एक बार आया भी है तो आ सकता है, इसलिए ये मैंने की है कैलकुलेशन। इसको मैं 1/t मान लूँ तो कोई समस्या है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर 1 का गुना कर दिया तो। क्लियर? अच्छा, ये समीकरण हमको मिल चुकी है। तो अब देखो ये कैसी मिल गई, y बराबर ये y अक्ष पे ये 1/t, t यहाँ पर समय नहीं है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर ताप है, ये x अक्ष पर, और ये x से जो पूरा गुना कर रहा है ये E/2.303 आ रही है, हो गया m, और ये माइनस है ये, और ये पूरा क्या बन गया है c। तो ये y बराबर c माइनस mx की समीकरण बन गई है। और इसका ग्राफ आपको पता ही है, -m मतलब ढाल नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ इस तरह का हमें मिल जाएगा। ग्राफ किस किस के मध्य है? y अक्ष पर आपको लेना है log बेस 10k, और यहां पर लेना है आपको 1/t, ठीक है, टेम्परेचर 1/t। अच्छा, ढाल कितना है इसका? ढाल नेगेटिव है, जिसका मान है -EA/2.303R। देखो, न्यूमेरिकल कोई बनाना चाहे तो इस तरह का बना सकता है, ये आपको ग्राफ दे दे और ग्राफ का ढाल बता दे आपको, ऐसा ग्राफ बना दे। एक न्यूमेरिकल बना सकता है, ग्राफ का ढाल बता दे आपको, कि ढाल दे दे कुछ भी, और कहे कि सक्रिय ऊर्जा निकालिए। सक्रिय ऊर्जा का मात्रक जूल प्रति मोल में होगा भाई, अपने यहाँ मात्रक जूल में चलता है ऊर्जा का, प्रति मोल, जूल प्रति मोल। तो आपको पता है, ढाल दे दिया, आर का मान आप 8.314 रख लोगे और सक्रिय ऊर्जा आपसे कैलकुलेट करवा ले। इस तरह का न्यूमेरिकल बना सकता है, और शानदार न्यूमेरिकल होगा, करने वाला ही कर सकता है। जिस लड़के को ये पता होगा कि ढाल का मान इतना आता है E/-2.303, वो इस क्वेश्चन से, तब उसको जब ये पता होगा कि ढाल का मान इतना है, तो ढाल उसने दे रखा है न्यूमेरिकल में, तो आप फिर सक्रिय ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हो, उसको आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर? कोई समस्या? ठीक है, तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करके फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये मैंने क्या किया है, क्लियर कर लो, अपने दिमाग में चल क्या रहा है। आरएनए समीकरण का लॉग लिया है, वो ये समीकरण आ गई है। आपको आरएनए समीकरण याद होनी चाहिए, डायरेक्ट k बराबर AE-E/RT। ये समीकरण भी याद कर लो, कभी ग्राफ बनाने में काम आ सकती है। तो ये समीकरण भी याद कर लो, log k बराबर log A माइनस EA/2.303R इंटू टी, या 1/t। नोट करो इसे पूरे को यहाँ तक, और इस ग्राफ को भी नोट करो, ये पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, या इस ग्राफ से रिलेटेड अभी मैंने जैसे क्वेश्चन बनाया था, आपको पूछा था, ढाल दे करके ये निकलवा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट करो। हाँ तो दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको दे ही देता हूं, और आपको क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बताना है। चलो क्वेश्चन मैं आगे बाद में देता हूं, मैं इसको पहले आगे बढ़ा लेता हूं, है ना, क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बीच में रह जाएगा। अभी तो भी टॉपिक और बड़ा है, आगे और चलेगा। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक बात देखो, ये समीकरण आपके पास लिख रही है, इसे 2 अलग अलग टेम्परेचर पर यूज में लेता हूँ। मतलब सबसे पहले मैं लेता हूँ टेम्परेचर T1 पर, T1 ताप पर, ठीक है। जब T1 ताप है तो ताप से आपको पता ही है K प्रभावित होता है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वेग दोगुना, K दोगुना। तो ताप T1 है, और T1 ताप पर K बराबर हम मान लेते हैं K1, सही है। अच्छा, ये तो नियतांक है, ये तो ताप से प्रभावित नहीं होगा। ये सक्रिय ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा से ताप से प्रभावित नहीं होती। जब मैंने आपको दोस्तों अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए थे, उस समय मैंने कहा था, आप याद करें, आप अगर ढंग से पढ़ते हैं तो, कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? ताप क्रिया कारक अणुओं को सक्रिय ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ताप सक्रिय ऊर्जा को प्रभावित नहीं करता है, सक्रिय ऊर्जा को प्रभावित करता है उत्प्रेरक। मतलब ताप T1 हो चाहे T2 हो चाहे T3 हो, सक्रिय ऊर्जा तो वही रहेगी अभिक्रिया की। तो ताप T1 ताप पर K चेंज हो गया, K K1 हो गया।
ए चेंज नहीं होगा, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा भी चेंज नहीं होगी, आर नियतांक है ये सार्वत्रिक, ये भी चेंज नहीं होगा। तो T1 ताप पर K1, अतः हम लिख सकते हैं ये समीकरण log K1 बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 R और ये लिख दिया 1/T1। सही है, दो ही चीज तो बदली, सक्रिय ऊर्जा बदलेगी नहीं, ताप से प्रभावित नहीं होती है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ऐसे ही हम 2 T2 ताप पर जो K है वो कितना हो जाएगा, K2, K चेंज होगा ताप से और कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, तो T2 ताप पर K2, अतः एक समीकरण और बना ली मैंने इसी से ही, log 10 K2, आप कंटिन्यू रखना इसको, आगे बढ़ा लेना टॉपिक को। log 10 K2 बराबर log 10A माइनस EA अपॉन 2.303 R 1/T2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। एक बात और सुनो दोस्तों, मैं आपको एक बात सूचित कर देता हूं यहीं पर कि T2 टेम्परेचर जो है, ये भूल मत जाना, ये ग्रेटर देन है T1 से। T2 ताप जो है ये T1 से अधिक है। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते हैं। तो क्या आएगा, इधर आएगा log 10 K2, समीकरण 2 में से 1 घटा रहे हो तो माइनस हो जाएगा log 10 K1। क्लियर? अच्छा, समीकरण 2 में से 1 घटाया तो log K2 माइनस log K1 आ गया। इधर घटाते हैं 2 में से 1, तो आप ढंग से देखो, जब 2 में से 1 घटाओगे तो ये कट जाएगा भाई, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस चिन्ह आएगा, ये कट जाएगा। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आगे आएगा, ये आएगा EA अपॉन 2.303, ये प्लस में आएगा ना 1/T1, और माइनस का क्या बचेगा, EA अपॉन 2.303 R, भूल गया मैं, R 1/T2, ये बचेगा हमारे पास। सोच लो सही है क्या। जब आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाते हो तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कट जाएगा, और ये प्लस वाला आगे आ जाएगा, और ये माइनस वाला पीछे बच जाएगा। अब इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो, ये अपॉन 2.303 आ रहा है, ये कॉमन हो जाएगा। पर एक बात देखो, ये है log m माइनस log n, इसको हम लिख सकते हैं log m बटे log n में, मतलब हम इसको लिख सकते हैं log 10 K2 अपॉन K1 हो जाएगा कि ये log m माइनस log n खुल जाएगा log m बटे log n में, और यहां पर कॉमन निकल गया EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो आपको 3 समीकरण याद रखनी है। एक आपको आर्निश समीकरण K बराबर AE माइनस E अपॉन RT, AE e की पावर माइनस E अपॉन RT। एक ये log K बराबर log A माइनस E अपॉन 2.303 R 1/T, और एक ये log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। टेम्परेचर T2 ज़्यादा है, ये ध्यान रखें, क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। जैसे मैंने कहा टेम्परेचर 298 से बढ़ा करके 398 कर दिया, तो जो ज़्यादा वाला टेम्परेचर है वो 398 यहाँ आएगा और यहाँ 298 आएगा। T2 अधिक वाला टेम्परेचर है। बेटा अधिकांशतः न्यूमेरिकल इस समीकरण पर आते हैं, ठीक है, और इस समीकरण पर जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें आपसे सक्रिय ऊर्जा निकलवाता है। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको जरूर दूंगा,
तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको 2 न्यूमेरिकल देता हूँ। एक न्यूमेरिकल तो मैं इससे रिलेटेड दूंगा, इसमें ढाल आपको याद होना चाहिए, और एक न्यूमेरिकल मैं आपको इस समीकरण पर देता हूँ जिससे पता लगे कि ये हमारे काम आए कि नहीं आए, हम कुछ सीखे या नहीं सीखे, क्या हम इन समीकरणों से न्यूमेरिकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप दोस्तों यहाँ तक नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। नोट कीजिए। हाँ तो दोस्तों आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 2 न्यूमेरिकल देता हूँ जिनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। सभी को आंसर देने हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो दोस्तों, आपसे बार बार कहता हूँ मैं। पहले मैं क्वेश्चन इस पर देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर का, ठीक है। लिखते हैं किसी अभिक्रिया के लिए ताप ठीक है 303 केल्विन से 333 केल्विन करने पर ताप देखो 303 से 333 केल्विन किया है। 2 ताप दिए हैं, T1 T2 पहचान सकते हो कौन से हैं? जो ताप ज्यादा है वो T2 है और जो कम है वो T1 है। करने पर अभिक्रिया का वेग 5 गुना हो जाता है। बेटाओ एक बात क्लियर कर लो, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 5 गुना हुआ है तो K भी 5 गुना हो जाएगा। आपको पता ही है हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वेग 2 गुना हो जाता है। ऐसा हम रियल बात है, ये तो न्यूमेरिकल दिया है, इसकी बात अलग है, छोड़ो मेरी बात समझो। और वेग और K समानुपाती होते हैं। जब वेग 2 गुना हो गया तो K भी कितना हो गया, वेग 5 गुना हो गया तो K भी 5 गुना हो गया है। वो देगा आपको इसी फॉर्मेट में कि वेग 5 गुना हो जाता है तो इसका मतलब है K भी 5 गुना हो जाता है। मतलब K2 अगर 5 है, 5K है तो K1 खाली K है। मतलब K2 अपॉन K1 का मान 5 आना है। सही है ना, बात को सुन लो। अच्छा हमको देखो क्या दे दिया, K2 अपॉन K1 का मान दे दिया 5, ये दोनों मान दे दिए। तो अब क्या कहना है उसको, इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सक्रियण ऊर्जा का मात्रक मैं कोष्टक में लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे, जूल प्रति मोल। सक्रियण ऊर्जा का मात्रक ज्ञात कीजिए। अच्छा और क्या चाहिए आपको, आपको आर का मान चाहिए तो वो भी लिख देता हूं। आर का मान 8.314 काम में लेना है। और कोई चीज बताइए आपको चाहिए तो। log 5 का मान की जरूरत पड़ेगी, log 5 का मान भी लिख देता हूं 0.6990। कैलकुलेशन हार्ड है, आप मोबाइल की हेल्प ले सकते हो कैलकुलेशन करने के लिए। इस क्वेश्चन का सॉल्व करके मुझे आंसर सेंड कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पेपर में आने की ऐसे क्वेश्चनों की संभावना रहती है जिसमें सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करवाए। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वक्र का ढाल -50,000 है तो उसने दिया है उसको सत्य माना करो, चाहे कुछ भी दिया है। मैं भी क्वेश्चन को रट के नहीं आता, मैं डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन बनाता हूं। तो आपको तो करना है कि वक्र दिया है और उसका ढाल कितना है, -50,000 है, तो सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब वक्र दिया है और उसका ढाल दिया है, सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है। वक्र किस किस के मध्य दिया है, ये लो वक्र आ गया, ठीक है।
और वक्र है, यहां तो 1/t आर्यनीय समीकरण याद आ रही है क्या आपको, आर्यनीय समीकरण का लॉग लेने पर, और यहां है log 10k, और यहां 1/t ताप है, ये 1/t ताप, सही है। और इसका जो ढाल आया था याद आ रहा है कितना आया था, है इसका ढाल था, वो आपको दिया गया है, ये वक्र जिसका ढाल आपको -50,000 दिया है, और आपसे क्या पूछी है, सक्रियण ऊर्जा पूछी है। आर का मान यहां से काम ले लेना, ढाल पता होना चाहिए, ढाल कितना होता है -EA/2.303, माइनस से माइनस कट जाएगा, आप आर कैलकुलेट कीजिए, वो सॉरी सक्रियण ऊर्जा निकालिए। तो अब मैं इससे ज्यादा क्या हिंट दूं, अब आपको ही करना है, ठीक है। तो अब हमने ये 2 क्वेश्चन देखे, फटाफट वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल करके तब वीडियो को आगे देखने चालू करना। अब आगे देखते हैं, एक वक्र देखते हैं, एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, चैप्टर में ज्यादा नहीं, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में मोस्टली, तो थ्योरी पढ़ने से ज्यादा कोई औचित्य नहीं है। हाँ, तो अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का, एक वक्र के बारे में बता देता हूं। इस वक्र को आप डायरेक्ट याद रखना, पेपर में कहीं पूछ ले तो, ठीक है। तो एक वक्र बता रहा हूं, पेपर में पूछ ले कहीं हमें समस्या हो जाए तो इस वक्र को याद रख लेना डायरेक्ट। वक्र है मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण वक्र, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, हाँ तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण वक्र, इस वक्र को याद कर लेना, पेपर में कहीं पूछ ले ये वक्र बनवा ले, और तो कोई इसमें खास बात है नहीं। तो हम लास्ट में देख रहे हैं, ये चैप्टर का लास्ट चल रहा है, बिल्कुल लास्ट चल रहा है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण वक्र। दोस्तों ये लो, ये वक्र बना रहा हूं, ढंग से देख लेना, वक्र किस किस के मध्य बनाया है। ये है इधर अणुओं की संख्या, क्रियाकारक अणुओं की, है ना, ये क्रियाकारक अणुओं की संख्या है, और ये इधर है ऊर्जा। इन दोनों के मध्य ये ग्राफ बनाया है इन्होंने, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान नाम के वैज्ञानिकों ने। अच्छा, जब प्रायोगिक प्रयोगों से बनाया गया ग्राफ है, T1 ताप पर कोई अभिक्रिया है, उसके लिए T1 ताप पर ग्राफ इस तरह का आया। ये कितने टेम्परेचर है, T1 पर, T1 ताप पर, ठीक है, मतलब ताप T1 है, तब ये इस तरह का ग्राफ मिला, ठीक है। अच्छा, जब हम ताप देखो, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है ऊर्जा बढ़ती जा रही है। जब मैंने ताप बढ़ाया ऊर्जा बढ़ती गई, ऊर्जा T1 ताप कितना है T1, तो ये वक्र इस तरह का मिला। अच्छा, ये जो अणुओं का अंश है इतना दिख रहा है ना, ये इधर का अंश, ये ऐसा अंश है जिसके पास सक्रियण ऊर्जा है, ऊटपटांग टॉपिक है, ढंग से समझना। ये ऐसा अंश है, सक्रिय अणुओं का अंश, बात को समझने की कोशिश करना, जब समझ में आएगी। मतलब जैसे आपके पास कुल 100 अणु थे और 100 में से 20 अणु ऐसे हैं जो अभिक्रिया कर रहे हैं जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा है। देखो इधर से इधर जा रहे हो आप, ऊर्जा बढ़ रही है, ये कौन सी ऊर्जा आ गई, सक्रिय ऊर्जा। और ये ऐसा हिस्सा है जिसकी ऊर्जा, ये पूरा अणुओं का अंश ही तो है,
अणुओं की संख्या ही तो है, ये पूरे अणु ही तो हैं। ये एक ऐसा अंश है, एक अणुओं का ऐसा हिस्सा है जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा है, और जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा है तो दोस्तों ये सक्रिय अणु ही तो हैं। यही तो ऐसे अणु हैं जो अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया में भाग कौन से अणु लेते हैं? जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा या उससे अधिक हो। तो ये ऐसे अणु हैं जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा या उससे अधिक है। ये सक्रिय अणुओं का अंश है, हिस्सा। क्लियर? अच्छा, और ये पूरा हिस्सा ऐसे अणुओं का है जिनके पास क्या नहीं है? सक्रियण ऊर्जा नहीं है, ये अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं। अगर मैं ताप बढ़ा देता हूं, मान लो मैंने ताप बढ़ा दिया, ताप T1 की जगह कितना कर दिया? T2, और T2 टेम्परेचर जो है मैं पहले से ही कह देता हूं, जो T2 है वो ग्रेटर देन है या T2 बराबर है T1 प्लस 10। मतलब मैंने ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करती है। तो T2 टेम्परेचर जो है ये T1 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ठीक है, तो T2 टेम्परेचर ज़्यादा है। जब T2 टेम्परेचर ज़्यादा है, सक्रियण ऊर्जा तो उतनी रहेगी भाई, आपको पता ही है। ताप बढ़ाने पर, ताप घटाने पर सक्रियण ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है, सक्रियण ऊर्जा तो वही रहेगी। सही है? उल्टा हो गया यार मुझ पर, ये सक्रियण ऊर्जा तो वही रहेगी। ये ग्राफ ऊपर की जगह कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ताप बढ़ाया मैंने तो ये ग्राफ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा तो वही रहेगी। अब समझ लो ढंग से, जब मैंने ताप बढ़ाया, ये T2 ताप के लिए ग्राफ है। T2 ताप ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब ताप T2 किया गया, बढ़ाया गया, तो ऐसे अणुओं की संख्या बढ़ गई। कौन से अणुओं की? जो अभिक्रिया में भाग ले। अब पहले इतना अंश अभिक्रिया में भाग ले रहा था, सक्रिय अणु इतने थे, अब इतने हो गए। आपको पता ही है ताप ने उनको क्या दे दी? कुछ अणुओं को और अणुओं को क्या दे दी? सक्रिय ऊर्जा। तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ गई, और ये ऐसा पोर्शन घट गया, ऐसा पोर्शन घट गया, मतलब जो अणु सक्रियण ऊर्जा से कम ऊर्जा रखते हैं, ऐसे अणु घट गए ताप बढ़ाने पर। पहले T1 ताप पर ग्राफ ये था, T2 ताप करते ही ग्राफ ऐसा चला गया। मतलब सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ गई ताप बढ़ाने पर, और ऐसे अणुओं की संख्या घट गई जिनकी ऊर्जा क्या है? कम है। तो बहुत अगर दिमाग से समझो तो कोई कठिन ग्राफ नहीं है। इस ग्राफ को बना लो, कभी पूछ ले तो आप इस तरह से बना करके आ सकते हो। इसे भी फटाफट वीडियो को पॉज करके दोस्तों नोट करो। हाँ तो दोस्तों पॉज करके फटाफट नोट कर लो। ये ग्राफ नोट कर लिया। अब मेरी बात को आगे सुनो दोस्तों। ये चैप्टर की थ्योरी जो है वो तो लगभग फिनिश हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब इस चैप्टर में रहे आपको क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं अभी, अब न्यूमेरिकल करने हैं हमें। और इस चैप्टर के क्वेश्चन सबसे दमदार क्वेश्चन हैं सभी चैप्टरों से, और पेपर में इस चैप्टर में से कुछ न्यूमेरिकल ही आते हैं। मोस्टली सामान्यतः न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो दोस्तों इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत महत्व रखेंगे। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको पहले ये पूरा चैप्टर की थ्योरी ढंग से क्लियर होनी चाहिए। मतलब जो ये चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है अब तक, वो ढंग से आपके समझ में आना चाहिए, वो ढंग से आपको लर्न होना चाहिए, ताकि हमें न्यूमेरिकल करें तो कोई समस्या का फेस नहीं करना पड़े, हमारे न्यूमेरिकल समझ में आए। न्यूमेरिकल इसके जटिल होंगे, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं इसमें, तो आपको पहले पूर्व प्रिपरेशन कर लेनी है। इसलिए मैं दोस्तों आज केवल एक ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट पढ़ सको। अगली क्लास से मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा। और न्यूमेरिकल से लड़के भागते हैं, न्यूमेरिकल से भागने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आने हैं। फिर थ्योरी पढ़ने से क्या लाभ निकलेगा अगर हम न्यूमेरिकल से भागेंगे? तो मेहनत हमें करनी है, समझने की हमें कुछ। आप तो थ्योरी को दुरुस्त कर लो, न्यूमेरिकल समझाने की गारंटी मेरी है। पेपर में फिर कैसे ही न्यूमेरिकल आ जाए आप आसानी से कर लोगे। तो आपका काम समझ गए। कल मुझे इस वीडियो को देखने के बाद आपसे ही इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर लेना, नहीं तो ये 4 नंबर का चैप्टर है और ये बिगड़ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बड़ी थ्योरी है नहीं, छोटी सी थ्योरी है। अगर आप पढ़ते हो 2-3 घंटे लगातार और कंटिन्यू आप वीडियो देख रहे हो और 2-3 घंटे आप फटाफट रिवीजन कर लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो तैयार हो जाओ, दुरुस्त हो जाओ। अगली क्लास में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा इस चैप्टर के। ठीक है, वीडियो को कई स्टूडेंट कम देख रहे हैं दोस्तों, इससे आप हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। हम तो केवल इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने गार्जियंस को धोखा दे रहे हो। देखो, आपके लिए सब कुछ उपलब्ध किया जा रहा है, आपको पढ़ाने के लिए पूरा मटेरियल दिया जा रहा है, आपके लिए PDF उपलब्ध की जा रही है, क्लास ब्लैक बोर्ड पर इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्लास की तरह, क्लास से भी बेहतर समझाने की कोशिश की जा रही है। और आप सोचे हो कि हम पढ़ा रहे हैं, इस समय कमरे में कोई नहीं है, अकेला हमें पढ़ाने में भी बहुत दिक्कत आती है, हमें जब सामने से रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो हमें आपको समझाने में भी समस्या आती है। आप पढ़िए। 1-2 बच्चों के ऐसा मैसेज आते हैं कि सर हम पर कवर नहीं हो रहा है, वो पढ़ने में लापरवाही कर रहे हैं। भाई दोस्तों, वीडियो देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ या बायो, 3 सब्जेक्ट की वीडियो डल रही हैं, 1-1 घंटे की वीडियो लगा लो, 3 घंटे की वीडियो डल रही हैं। आप पर डे 6 या 7 घंटे पढ़ते हो तो कवर कर लोगे। पिछले के अब चिंता मत करो, हम अपने आप रिवीजन करा देंगे। आप केवल जो करंट चल रहा है इस पर ध्यान दीजिए, करंट जो वीडियो डली है उसे कंप्लीट कीजिए। संग संग करते चलो, अपने आप लोड नहीं आएगा, पिछला रह जाता है, रह जाने दो। जो करंट में चल रहा है उस पर फोकस करो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूला करो। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, बाय।